हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम पढ़ा और उसके आधार पर अपन ने आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा देखी और स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv और स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv और Cp के मान अपन ने ज्ञात किए। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में, तो Cv इक्वल टू आया था अपने पास 1/2 Fr और Cp की वैल्यू Cv प्लस R हो जाएगी। इसी टाइप से Cv की वैल्यू और Cp की वैल्यू अपने गामा और R के फॉर्म में देखी थी। तो Cv की वैल्यू आई थी अपने पास R/γ-1 और Cp की वैल्यू आई थी γ/γ-1। आगे बच्चों अपन बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान दें बच्चों कि जैसे आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो NCV/dt होता है बच्चों, और ये du = NCV/dt जो होता है वो ऐसा नहीं है कि केवल स्थिर आयतन के लिए ही लागू होता है। du = NCV/dt जो होता है वो प्रत्येक प्रक्रम के लिए होता है, चाहे वो प्रक्रम समतापी हो, चाहे समदाबी हो, चाहे रुद्धोष्म हो, चाहे समायतनी हो, चाहे चक्रीय प्रक्रम हो, पॉलीट्रॉपिक, कोई सा भी प्रक्रम हो, du की वैल्यू हमेशा बच्चों NCV/dt से ही दी जाएगी। और आपको ये पता है कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? केवल उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। आदर्श गैस में किसी प्रकार का अंतराण्विक बल नहीं पाया जाता है। आदर्श गैस में किसी प्रकार का अंतराण्विक बल नहीं पाया जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? 0। लेकिन गैस के अलावा अगर जनरल पिंड देखें तो बच्चों आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो बराबर सामान्य वस्तुओं के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी के जोड़ के बराबर होती है। अब आदर्श गैस के तो अगर ताप में परिवर्तन नहीं हो, आदर्श गैस के ताप में परिवर्तन नहीं हो तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या? आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ताप में परिवर्तन नहीं है तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यदि ताप नियत रहे तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहेगी। लेकिन बच्चों अब क्वेश्चन अपने पास ऐसे उठ के आता है, अगर मैं आपको यह कहूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने पर आंतरिक ऊर्जा, पहला ऑप्शन बढ़ेगी, सेकंड घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी और फोर्थ बच्चों कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने पर आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, आपको पता है कि ताप नियत है। अगर आदर्श गैस होती तो आंतरिक ऊर्जा नियत होती, लेकिन आपको पता है बच्चों बर्फ जो है उसमें तो अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। अगर अपन स्थिर ऊर्जा का दूरी के साथ वक्र खींचते हैं U वर्सेस R, तो बच्चों ये वक्र कुछ ऐसा आता है। और जब R = R0 होता है, साम्यावस्था दूरी होती है, R = R0 होता है, तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। लेकिन जब यह द्रव में बदलेगा तो श्योर है कि R > R0 होगा, अर्थात आप यहां कहीं आएंगे और बच्चों पहले की तुलना में स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी बच्चों? वृद्धि हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से नॉट
इसी प्रकार मैं कह सकता हूं, इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने पर आंतरिक ऊर्जा में पुनः वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अपन को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा देनी पड़ेगी और भाप के लिए R वेरी वेरी ग्रेटर देन R नॉट होता है, इसलिए बच्चों स्थितिज ऊर्जा और भी बढ़ जाएगी। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तुलनात्मक बर्फ के पानी में बदलने की तुलना में पानी के भाप में बदलने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्यादा होगी, क्योंकि इसके लिए तो गलन की गुप्त ऊष्मा केवल 80 किलो कैलोरी देनी पड़ेगी अपन को पर केजी, और इसके लिए कितनी देनी पड़ेगी बच्चों? 536 किलो कैलोरी पर केजी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्यादा होगी तुलनात्मक 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के बजाय। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि ये जो du इजिकल टू NCV/dt है और ये बता रहा है कि ताप में परिवर्तन अगर 0 है तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बच्चों केवल आदर्श गैस के लिए ही शर्तें है, बर्फ के लिए, पानी के लिए ये शर्तें नहीं है। क्लियर? अब बच्चों अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा U इक्वल टू A प्लस BPV से दी जाती है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा U इक्वल टू A प्लस BPV से दी जाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा का मान क्या होगा? एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा U इक्वल टू A प्लस BPV से दी जाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा का मान क्या होगा? ये बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, सॉल्यूशन देखो बच्चों, इसका आपको दिया हुआ है कि U इक्वल टू A प्लस BPV, और मैं इसको ये कह सकता हूं बच्चों A प्लस B, PV की जगह मैं कह सकता हूं nRT। ठीक है, अब बच्चों आपको यह पता है कि जो du बनेगा, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, du मीन्स आपको इसका अवकलन करना है, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 प्लस ये बनेगा nRB इंटू क्या बन जाएगा बच्चों dt। अरे समय के सापेक्ष कर दो तो du/dt आएगा, इधर dt/t आएगा, d कैपिटल T अपॉन dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो du इजिकल टू क्या बन जाएगा nRB dt। तो एक तो बच्चों इक्वेशन ये आ गई nRB dt, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूं। लेकिन अपन ये जानते हैं, परंतु du तो बच्चों किसके बराबर होता है? NCV/dt के बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बनेगा? NCV/dt इक्वल टू nRB dt, n dt से n dt कैंसिल, या CV इजिकल टू B इंटू R, इक्वेशन नंबर 3।
अब बच्चों अपन ये भी जानते हैं कि Cp बराबर क्या होगा, Cv प्लस आर। Cp की वैल्यू किसके बराबर होगी, Cv प्लस आर के बराबर होगी, और ये बनेगा Br प्लस आर। आर को कॉमन लेंगे और ये बनेगा बच्चों B प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। और गामा की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी Cp बाई Cv और R इंटू बी प्लस 1 अपॉन बी आर। आर और आर कैंसिल और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई बी। इस टाइप से बच्चों आप इस गैस के लिए गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा इक्वल टू बनेगा 1 प्लस 1 बाई बी। अब बच्चों अपन बहुदैशिक प्रक्रम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे। बहुदैशिक प्रक्रम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए विशिष्ट ऊष्मा। बहुदैशिक प्रक्रम और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए विशिष्ट ऊष्मा। अब बच्चों पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान देना है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए विशिष्ट ऊष्मा। और ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए विशिष्ट ऊष्मा होती है पहले बात तो ये देखो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पी वी के पावर एन इक्वल टू जो कांस्टेंट है इसको बच्चों अपन बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और इसके लिए विशिष्ट ऊष्मा सी की वैल्यू होती है बच्चों आर बटे गामा माइनस 1 प्लस आर बटे 1 माइनस एम। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए विशिष्ट ऊष्मा होती है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब पर, इस टाइप का कुछ नहीं पूछेगा। बस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की कुल विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी ये आपसे पूछेगा। और C इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन होगा। अब बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक आदर्श गैस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर के अनुसार एक परमाणविक आदर्श गैस, कैसी, एक परमाणविक मोनो एटॉमिक एक परमाणविक आदर्श गैस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर के अनुसार प्रसारित होती है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करो। क्या करना है बच्चों, अपन को इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। अब मैं क्या कहूंगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें। आपको ये गिवन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर या
P बाई वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P v के पावर -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चों स्पष्ट है कि इस प्रक्रम के लिए n का मान कितना आ गया, -2 आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा C इक्वल टू बनेगी R बटे गामा। एक परमाणविक गैस है जिसके लिए गामा का मान होगा 5/3 -1 प्लस R बटे 1 -2 या C इक्वल टू हो जाएगा R बटे 2/3 प्लस R बटे 3 इक्वल टू 3R/2 प्लस R/3। 6 LCM आ जाएगा बच्चों, और ये बनेगा 9R प्लस 2R, और ये बनेगा बच्चों 11R/6। 11R/6। ये क्वेश्चन बच्चों अभी जेई में 18 और 19 में दोनों साल लगातार ही पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुदैशिक प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा जो होती है C इक्वल टू R बटे गामा -1 प्लस R बटे 1 - n होगी। आगे बच्चों अपन देखते हैं दो अक्रियाशील गैसों का मिश्रण। दो अक्रियाशील गैसों का मिश्रण। दो अक्रियाशील गैसों का मिश्रण। सपोज करो बच्चों अपने पास दो गैस हैं, एक गैस A है और दूसरी गैस B है। पहली गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो N1 हैं, इसके मोल N2 हैं। इस गैस का जो ताप है वो T1 है, इस गैस का ताप T2 है। इस गैस का दाब P1 है, इस गैस का दाब P2 है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि F1 है, इसकी F2 है। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV1 है, इसकी CV2 है। इसकी CP1 है, इसकी CP2 है। इसके लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा 1 है, इसके लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा 2 है। अब यदि अपन इन दोनों गैसों को अब क्या करें, यदि इन दोनों गैसों को आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको यह देखना है कि मिश्रण का ताप कितना होगा, मिश्रण की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, मिश्रण का गामा कितना होगा, मिश्रण की CV क्या होगी, मिश्रण की CP क्या होगी और मिश्रण का गामा क्या होगा। बच्चों ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब दो अक्रियाशील गैसों को आपस में मिलाया जाता है तो अपन ये मान सकते हैं कि उस पूरे निकाय की मिलाने से पूर्व कुल आंतरिक ऊर्जा और मिलाने के बाद कुल आंतरिक ऊर्जा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर हो रही है। क्योंकि ऊष्मा का केवल ऊर्जा या ऊष्मा का केवल क्या हो रहा है बच्चों, आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन कुल आंतरिक ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। इस आदान प्रदान में किसी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं होता है, ये माना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखते हैं कि मिश्रण का ताप क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि मिश्रण का ताप कितना होगा, ये बच्चों अपन को देखना है, ठीक है। तो मिश्रण का ताप देखने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको पहली गैस की कुल देखें तो बच्चों क्या बनेगी, 1/2 N1
F1 इंटू आर टी 1 प्लस 1/2 N2 F2 आर टी 2। और बच्चों इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता है। तो ये क्या बनेगा अपने पास 1/2 N1 F1 RT प्लस 1/2 N2 F2 RT। 1/2 R तो कॉमन आके बच्चों हो जाएगा कैंसिल, और या इधर से मैं देखता हूं T कॉमन लेता हूं और ये बनेगा N1 F1 प्लस N2 F2 इक्वल टू N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2। या मिश्रण का ताप T आ गया बच्चों N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2। इस टाइप से क्या करेंगे बच्चों, आप मिश्रण का ताप ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यदि F1 बराबर F2 हो, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर हो जाए, अर्थात दोनों गैसें एक परमाणविक हो या दोनों गैसें द्विपरमाणविक हो या दोनों गैसें त्रिपरमाणविक हो, समझ में आ रहा है। तो यदि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, F भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और T बराबर बनेगा N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। ये बच्चों मिश्रण का ताप आ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अन्य सूत्र अपन डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपको बच्चों यह कहा जाए कि मिश्रण की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, मिश्रण की स्वतंत्रता की कोटि, मिश्रण की स्वतंत्रता की कोटि सेम फॉर्मूला लिखना है, F इक्वल टू N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। तीसरा आता है बच्चों मिश्रण का गामा, अब बच्चों मिश्रण का गामा निकालने का बहुत आसान तरीका है। पहले आप मिश्रण की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें और गामा की वैल्यू निकालेंगे 1 + 2/f से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिश्रण की शुद्धता की कोटि निकालेंगे और गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f का उपयोग करते हुए आप मिश्रण का गामा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग गैसों के लिए गामा दिया जाए तो उससे पहले तो आप यह पहचान लेंगे कि पहली गैस कौन सी परमाणविक है, कितने परमाणविक गैस है गामा की सहायता से, दूसरी गैस कितने परमाणविक गैस है ये भी पता लगा लेंगे। और या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला एक और होता है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें क्या गलती की संभावना ज्यादा रहती है, तो बेटर तरीका यही है कि पहले आप मिश्रण की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें और गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f का उपयोग करते हुए मिश्रण का गामा निकालें। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, N1 गामा 1 गामा 2 -1 प्लस N2 गामा 2 गामा 1 -1 अपॉन N1 गामा 2 -1 प्लस N2 गामा 1 -1। ये फॉर्मूला भी बच्चों आप काम में ले सकते हैं मिश्रण के गामा के लिए, ठीक है। अब बच्चों अपन क्या देखेंगे कि मिश्रण की CV क्या होगी, मिश्रण की CP क्या होगी। चौथा अपन देखेंगे बच्चों मिश्रण की CV। CV इक्वल टू बनेगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। इसी प्रकार से मिश्रण की CP और CP इक्वल टू होगा बच्चों N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2।
और 6 अपन लेंगे बच्चों मिश्रण का दाब, और P बराबर बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है, P बराबर डायरेक्ट P1 प्लस P2 ही होगा। इसमें यह मत लगा देना N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि यहां पर आपको पता है डाल्टन का आंशिक दाब के नियम का पालन होता है। यदि 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील गैसों को किसी पात्र में मिला दिया जाए तो पात्र के अंदर कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अलग अलग गैसों के कारण आंशिक दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। इसलिए बच्चों P को मैं लास्ट में इसलिए लिखा है, P की वैल्यू P1 प्लस P2 ही होगी, N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2 नहीं होगी, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों अपन क्या करते हैं, एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन बच्चों, 1 मोल एक परमाणविक 1 मोल एक परमाणविक तथा 1 मोल द्विपरमाणविक गैसों को मिलाने पर एक मोल एक परमाणविक तथा 1 मोल द्विपरमाणविक गैसों को मिलाने पर मिश्रण की स्वतंत्रता की कोटि तथा गामा का मान क्या होगा। 1 मोल एक परमाणविक और 1 मोल द्विपरमाणविक गैसों को मिलाने पर मिश्रण की स्वतंत्रता की कोटि तथा गामा का मान क्या होगा। तो निश्चित है बच्चों, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन फाइंड आउट करेंगे। तो F इक्वल टू बनेगी N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू बच्चों 1 है, F1 की जगह 3, N2 की वैल्यू 1 है, F2 की जगह 5 अपॉन 1 प्लस 1 और आ गया 8/2 इक्वल टू 4। यानी मिश्रण की स्वतंत्रता की जो कोटि है बच्चों वो कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गई। गामा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गई है। सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 4 आ गई है। अब बच्चों मिश्रण के लिए गामा अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2/f और ये बनेगा 1 प्लस 2/4 या 1 प्लस 1/2 और ये आ जाएगी बच्चों 3/2 या 1.5। ये आपके पास गामा का मान आ गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन अपन गैस के वियोजन से संबंधित देखते हैं और ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तरह का बच्चों टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, तो इसको बिल्कुल आप सावधानी से देखना है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास 20 मोल द्विपरमाणविक गैस, 20 मोल द्विपरमाणविक गैस को ऊष्मा देने पर
इसके 8 मोल वियोजित हो जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, 20 मोल द्विपरमाणविक गैस को ऊष्मा देने पर इसके 8 मोल वियोजित हो जाते हैं। वियोजन के दौरान गैस का ताप नियत कैपिटल टी ही बना रहता है। मींस पहले भी ताप कैपिटल टी था और वियोजन के बाद भी ताप कैपिटल टी ही बना रहता है। मतलब समझ में आ गया? जब गैस वियोजित हो रही है उससे पहले भी ताप कैपिटल टी था और वियोजन के बाद भी ताप क्या है? कैपिटल टी ही बना रहता है। अर्थात वियोजन के दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। क्या करना बच्चों? गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे? पहले अपन ये देखते हैं वियोजन से पूर्व कुल ऊष्मा कितनी थी, और वो ऊष्मा जो भी थी किसके रूप में? आंतरिक ऊर्जा के रूप में थी। तो वियोजन से पूर्व कुल आंतरिक ऊर्जा। अब बच्चों आपको पता है आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? U1 इक्वल टू 1/2 N1 इंटू F 1/2 N इंटू FRT के बराबर होती है। यही होती है ना, 1/2 N इंटू FRT। और ये हो जाएगी बच्चों 1/2 N की जगह 20, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, द्विपरमाणु गैस है, इंटू RT। अच्छा, मोल, नंबर ऑफ मोल 20 हैं, ये कैंसिल करे 10 आ गया, और ये आ गई बच्चों 50 RT। ये U1 आ गई आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट कर रहा हूं, ठीक है। वियोजन से पूर्व कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी थी ये पता चल गया। अब देखते हैं बच्चों वियोजन के बाद कुल आंतरिक ऊर्जा। वियोजन के बाद कुल आंतरिक ऊर्जा U2 जो होगी वो अब बच्चों क्या होगा कि जो 12 मोल होंगे वो तो द्विपरमाणविक ही बने रहेंगे, और 8 मोल का वियोजित होकर 16 मोल क्या हो जाएंगे? एक परमाणविक हो जाएगा। तो कुल कितनी हो जाएगी? 1/2 N की जगह 12, F की जगह 5 इंटू RT प्लस 1/2 इंटू 16 इंटू 3RT। ये कट के बच्चों 8 आ गया, ये कट के 6 आ गया, और ये आ गया 30RT प्लस 24RT, और बच्चों कितना आ गया? 54RT। तो पहले आंतरिक ऊर्जा जो थी वो कितनी थी? 50RT, और बाद में आंतरिक ऊर्जा कितनी हो गई बच्चों? 54RT। अतः दी गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी? अतः गैस को दी गई ऊष्मा बराबर हो जाएगी बच्चों U2 माइनस U1, और ये आ जाएगी 4RT। क्या बन जाएगी? 4RT।
अब बच्चों अपन देखते हैं गैसों के नियम। अब बच्चों अपन देखते हैं गैसों के नियम। गैसों के नियम जिनमें बच्चों पहला आता है बॉयल का नियम। पहला आता है बच्चों बॉयल का नियम और बॉयल्स लॉ। अब बच्चों अपन सारे के सारे अपन इसको उल्टा पढ़ेंगे एक तरह से। हालांकि इन नियमों की सहायता से आदर्श गैस समीकरण निकाला जाता है, लेकिन इसको याद करने का जो दूसरा तरीका है वो अपन यहां से लेंगे। ये क्या कहता है, बॉयल का जो नियम दिया जाता है बच्चों नियत ताप पर दिया जाता है। तो आपको पता है कि n का मान पहले से कांस्टेंट है, r का मान कांस्टेंट है और t का मान भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, अर्थात P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो क्या कहता है बॉयल का नियम कि नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, बॉयल का नियम कहते हैं। तो बॉयल का नियम क्या है, नियत ताप पर किसी गैस का दाब नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा या P बराबर कांस्टेंट अपॉन V या PV बराबर कांस्टेंट, और या फिर मैं कह सकता हूं कि P1 V1 बराबर P2 V2। और बच्चों यदि अपन P और V के बीच में वक्र खींचें तो निश्चित रूप से आयताकार अतिपरवलय आएगा। निश्चित रूप से कैसे आएगा, आयताकार अतिपरवलय। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों कंपटीशन में आ चुका है पहले भी। अगर T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर के लिए मैं दो वक्र खींचता हूं, ये आएगा बच्चों T1 और ये है T2, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा ये आपको देखना है। तो इस केस में बच्चों T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा होगी। अब ये कैसे देखेंगे, थोड़ा सा एक बात ध्यान दे लें, इसको देखने के दो तरीके हैं। अब बच्चों जब ताप का प्रभाव देखना है तो आदर्श गैस समीकरण लगाओ, आप यहां पे PV = nRT लगाओ। इसके लिए क्या है कि आप एक राशि को या तो P को फिक्स कर दो या V को फिक्स कर दो। जैसे मैं P को फिक्स करता हूं तो समदाबी रेखा बच्चों ऐसे खींची जाएगी। जब P का मान कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो जिसके लिए आयतन का मान कम है उसका ताप कम होगा और जिसके लिए आयतन का मान ज्यादा है उसका ताप ज्यादा होगा। तो इसके लिए आयतन इतना सा आ रहा है और इसके लिए आयतन ज्यादा आ रहा है, इसलिए श्योर है कि T1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, T2 हो जाएगा। ये बच्चों कहलाता है बॉयल का नियम कि नियत ताप पर किसी गैस का दाब, नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। और P और V के बीच में वक्र खींचेंगे तो इस टाइप का आयताकार अतिपरवलय वक्र आएगा, ठीक है। और
आपको यह भी पता है कि अगर T1 टेम्परेचर के लिए यह वक्र है, T2 टेम्परेचर के लिए यह वक्र है, तो बच्चों T1 का मान T2 से ज्यादा होगा। और क्यों होगा इसका लॉजिक अपन देख चुके हैं। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला, नियत ताप पर यदि किसी गैस, नियत ताप पर यदि किसी गैस के आयतन में 20% कमी कर दी जाए तो उसके दाब में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब बच्चों आपको पता है कि ये कमी या वृद्धि 20% है, तो बच्चों यहां पर एरर फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पे आप त्रुटि सूत्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि त्रुटि सूत्र की जो लिमिटेशन होती है वो कहां तक होती है, 5% या उससे कम के लिए अपन त्रुटि सूत्र अप्लाई करेंगे। यहां पे आप त्रुटि सूत्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, नियत ताप पर किसी गैस के आयतन में 20% कमी कर दी गई। सॉल्यूशन देखें बच्चों, आपको पता है कि P1V1 इक्वल टू P2V2 होगा, या P2/P1 इक्वल टू होगा बच्चों V1/V2। अगर V1 को मैं 100 मानता हूं तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों, 75 आएगा, नहीं आएगा। और सोल्व करने पर बच्चों 25 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 4/3। कितना बन जाएगा ये, 20% कमी कर रहा है बच्चों, 1 मिनट। ये बनेगा 80 और ये बच्चों ये बनेगा 5/4। अब आपको पता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी है, दाब में प्रतिशत परिवर्तन, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, P2 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100%, ऐसे निकाल देना, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब दाब में वृद्धि होगी, और नेगेटिव आता है तो क्या होगी, कमी होगी। तो P2 की जगह मैं बच्चों यहां से क्या कहूंगा, 5/4 इंटू P1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस P1 बटे P1 इंटू 100%। P1 को मना के कैंसिल हो जाएगा, 5/4 माइनस 1, और बच्चों ये बनेगा 1/4 इंटू 100, और ये कट के आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा बच्चों 25%। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। तो ध्यान दें बच्चों, जब दो संख्याओं का गुणनफल आपस में कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कि आयतन में कमी करेंगे तो दाब में वृद्धि होगी, और आयतन में वृद्धि करेंगे तो दाब में कमी आएगी। तो ध्यान रखना, कमी हमेशा कम होती है और वृद्धि हमेशा ज्यादा होती है। जैसे आयतन में कमी करने पर दाब में वृद्धि होगी, तो 20% जब आयतन में कमी की तो श्योर है कि दाब में वृद्धि 20% से ज्यादा आएगी, ठीक है। और यदि मान लो मैं आयतन में वृद्धि करता तो दाब में कमी आती, तो 20% आयतन में वृद्धि करूंगा तो निश्चित रूप से दाब में जो कमी आएगी वो 20% से कम होगी। लेकिन अगर आप ये वृद्धि या कमी 5% या उससे कम करते हो तो जितने प्रतिशत वृद्धि करोगे उतने परसेंट ही दाब में कमी आएगी, और जितने प्रतिशत वृद्धि करोगे उतने प्रतिशत ही कमी, और जितने प्रतिशत कमी करोगे दाब में उतने प्रतिशत ही वृद्धि आएगी। वहां पर आप एरर फॉर्मूला लगाएंगे, और एरर फॉर्मूला आपको पता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बच्चों, V आएगा। तो आप ये कहेंगे कि डेल्टा P/P बराबर बनेगा माइनस डेल्टा V/V। तो जब इसमें कमी करोगे तो इसमें वृद्धि आएगी,
क्योंकि यहां माइनस चिन्ह है, कमी करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डेल्टा पी और डेल्टा वी का जो परिमाण होगा वो आपस में क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा। लेकिन ये एरर फॉर्मूला आप कहां तक अप्लाई कर सकते हैं, जब वृद्धि या कमी कितने परसेंट हो बच्चों, 5% हो। जब वृद्धि या कमी 5% हो तब तक आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आधारित बच्चों और जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।